आइए प्यारे बच्चों, अब हम चिन्ह प्रपार्टी समझते हैं। पहला बिंदु है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। ध्यान रखना, जब भी प्रतिबिंब बनाएं तो प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आएं। दूसरा है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं, यानी जितनी भी दूरी नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं कैसी होती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। अगला है, वे दूरियां जो आपतन किरण की दिशा में मापी जाती हैं धनात्मक होती हैं, या हम कह सकते हैं ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक और ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है प्रतिबिंब तो लंबाई जो ली जाएगी वो धनात्मक ली जाएगी। अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर है तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आधार पर देखते हैं। उपरोक्त नियमों के आधार पर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दोनों ही ऋणात्मक होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक ली जाती हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, आवर्धन जब हम आगे भी बताएंगे तुमको कि अगर सीधा प्रतिबिंब है तो आवर्धन धनात्मक होगा और उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। आइए अब हम गोलीय दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं, अर्थात फोकस दूरी f और दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध ज्ञात करेंगे। हम एक ऐसे सूत्र की स्थापना करेंगे जिसमें f, u और v अर्थात u, v, f के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। इसके लिए यहाँ पे अवतल दर्पण दिखाया गया है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु AB रखी हुई है। AB से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो दर्पण के बिंदु M पर पहुंचने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, यानी मुख्य फोकस से निकलेगी, और एक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से टकरा करके उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इस प्रकार बस दोनों परावर्तित किरणें जो है B' पर काटती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब A', B' पर बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी मुख्य फोकस दोनों के मध्य में बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमको R वक्रता त्रिज्या और F फोकस दूरी का अवतल दर्पण दिखाया गया है। इसके मुख्य के ध्रुव से U दूरी पर मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी है? U दूरी पर कोई वस्तु रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब A' पर बनता है, जिसकी ध्रुव से दूरी V है। अब आइए हम देखते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? तो समरूप त्रिभुज में अलग से बता दूं आपको, एक थेल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने थेल्स जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज हो, उनके कोण बराबर हो, इस कोण के बराबर ये कोण है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो जैसे A, B, C, P, Q, R, तो हम अगर एक त्रिभुज का आधार लें यानी C, B लें तो दूसरे त्रिभुज का आधार RQ हो जाएगा, बराबर एक भुजा लेते हैं AB पहले की तो दूसरे की PQ और
पहले की अगर हम सी ए सी लें तो दूसरे की भुजा हो जाएगी पी आर, जिसको हम समरूप त्रिभुज प्रमेय भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे चित्र से समरूप त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि ए पर जो बना कोण वो 90 अंश है, ऐसे ही ए डैश पर बना कोण 90 अंश है। सी पर जो कोण देख रहे हैं आप, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण सीसाभिमुख कोण है, अतः ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज होंगे। अतः देखते हैं समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में अगर हम बड़े त्रिभुज का लंब लें तो ए बी बटे छोटे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर होगा छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज का आधार ए सी, तो बड़े छोटे त्रिभुज का आधार ए डैश सी। ऐसे ही एक और समरूप त्रिभुज बनता है, कौन सा है देखेंगे, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। एम एन एफ एवं ए डैश बी डैश एफ में अगर हम बात करेंगे तो बड़े त्रिभुज का लंब एम एन बटे छोटे त्रिभुज का लंब, छोटे त्रिभुज का लंब कितना है ए डैश बी डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार एफ एन, तो छोटे त्रिभुज का आधार ए डैश एफ या एफ ए डैश। अब देखेंगे कि ए बी की मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, यानी ए बी जितनी ऊंचाई की है उतनी ऊंचाई की एम एन होगी। अर्थात हम कह सकते हैं चित्र से हम कह सकते हैं कि एम एन बराबर ए बी। अतः दूसरे समीकरण में अगर एम एन के हम ए बी रख देंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एफ एन बटे एफ ए डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 में एल एच एस बराबर है, तो उनकी आर एच एस भी आपस में बराबर हो जाएंगी, जिसे बोलते हैं समीकरण की तुलना करना। अर्थात अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होता है कि दोनों की आरएचएस आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ एन बटे एफ ए डैश। अब हम देखते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी दर्पण छोटे साइज का हो, तो एन से पी तक की दूरी बहुत कम होगी, अल्प होगी। इसीलिए एन से पी तक की दूरी को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इस प्रकार सभी दूरियां एन से न नाप करके हम पी से भी नापेंगे तो दूरियों की वही माप होगी। देखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन पी को नगण्य मान सकते हैं। अब हम देखते हैं चित्र से ए सी अगर हम सी तक की दूरी निकालेंगे तो पूरी दूरी ए पी में से हम सी से पी तक की दूरी घटा दें। पूरी दूरी से अगर हम ये दूरी घटा दें तो ये दूरी बच जाएगी। अर्थात हम ए सी की जगह ए पी माइनस सी पी बटे ए डैश सी डैश की जगह पे ए डैश सी की जगह वैल्यू निकालेंगे तो ए डैश सी ये दूरी है, अगर ये दूरी हम निकालनी है तो पूरी दूरी सी पी में से ए डैश से पी तक की दूरी घटा दें। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए सी से पी तक की दूरी में से पी से ए डैश तक की दूरी घटा दें तो हमें ये दूरी बच जाएगी। अर्थात ए डैश सी के यहाँ पे लिखेंगे
CP माइनस A डैश P बराबर FN, F से N तक की दूरी को हम F से P तक की दूरी पढ़ सकते हैं, तो FN की अब लिख सकते हैं FP, क्योंकि ये द्वारक छोटा है तो छोटे द्वारक है तो इसको दूरी को हम नगण्य मान लिया है। अब F A डैश, F से हमको A डैश तक की दूरी ज्ञात करेंगे, तो A डैश से लेकर के P तक की दूरी, पूरी दूरी में से F से लेकर के P तक की दूरी घटा दें तो हमें F से लेकर के A डैश तक की दूरी प्राप्त होगी। यानी कि इसकी अब लिख सकते हैं F A डैश की F है A डैश P माइनस F P। अब जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, चिन्ह पर पाटी में आपको बताया था कि ध्रुव P से बाईं ओर की दूरियां सदैव और सदैव ऋणात्मक ली जाती हैं और ध्रुव P से दाईं ओर की दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा अगर हमें किसी वस्तु का किरण आरेख खींचना है तो वस्तु को हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखते हैं, हमेशा बाईं ओर से रखते हैं, अर्थात किरण बाईं ओर से चलती है और दर्पण पर पहुंचती है। ध्यान रखना है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां सदैव ऋणात्मक ली जाती हैं और ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती हैं। ध्रुव मतलब P। तो आइए अब हम देखते हैं A से P तक की दूरी। A से P तक की दूरी, क्योंकि P से जो A है वो बाईं तरफ है और बाईं तरफ है तो दूरी किसकी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी, यानी U का मान ऋणात्मक U लिया जाएगा। माइनस C से P की बात करें तो P से C भी बाईं ओर है, अतः ये भी ऋणात्मक ली जाएगी। C से P तक की दूरी कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या अर्थात R का मान भी ऋणात्मक, बट अपॉन CP, C से P तक की दूरी ऋणात्मक R माइनस A डैश P, A डैश P तक की दूरी, A डैश P तक की दूरी आप चित्र से देख रहे हैं कितनी है, ये भी ऋणात्मक ली जाएगी क्योंकि बाईं ओर है। हमें सभी दूरियां, मैं बता दूं तुमको, इस चित्र में सभी दूरियां P के बाईं ओर है और सबका मान हम ऋणात्मक लेंगे। F से P तक की दूरी देखेंगे तो माइनस की F, A डैश से P तक की दूरी माइनस की V, माइनस F से P तक की दूरी माइनस की F की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात इस समीकरण में R की जगह पे हम 2F रखेंगे, यानी माइनस U माइनस R की जगह पे 2F अपॉन R की जगह पे माइनस का 2F माइनस U माइनस V इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V माइनस F। अब देखते हैं, हल करेंगे इसकी कैलकुलेशन। माइनस U और माइनस के इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 2F अपॉन माइनस 2F और प्लस V इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। अब मल्टीप्लाई कैंची से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस V का U के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस U V और F के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2FV। F का गुणा करेंगे माइनस U के साथ तो माइनस FU और F का गुणा करेंगे 2F के साथ तो प्लस का 2F स्क्वायर इक्वल टू होगा। अब माइनस 2F का गुणा करेंगे माइनस F के साथ तो 2F स्क्वायर और माइनस F का मल्टीप्लाई करेंगे V के साथ तो माइनस FV। हम देख रहे हैं LHS और RHS में 2F स्क्वायर है, पक्षांतर के लेके आएंगे तो 2F स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा, UV माइनस 2FV माइनस FU
इजुकल टू माइनस एफ बी। एफ के जितने भी पद हैं, एक एफ इसमें है, एक पद एफ इसमें है, एफ इसमें भी है, तो जितने भी पद हैं सबको एक तरफ करेंगे तो एक तरफ रह जाएगा यू बी बराबर माइनस का एफ बी पहले से था, ये एफ बी जाएगा तो प्लस का 2FV, एफ यू माइनस का था इसलिए प्लस का एफ यू। एफ बी हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस की 1 है और प्लस के 2 है, तो एफ वी बच जाएगा प्लस का और प्लस का एफ यू, यू वी। यहाँ से हम एफ कॉमन ले लेंगे तो वी प्लस यू और यहाँ पे यू वी। अब हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे एक मान लीजिए और इसको पलट देंगे, तो पलटने पे क्या होगा, 1/, यू वी बराबर 1/, एफ यू वी प्लस यू। वी प्लस यू को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो एक के साथ, इस v प्लस यू को पक्षांतर करेंगे तो एक के साथ गुणा हो गया, यानी v प्लस यू बटे यू वी बराबर 1/f। इस यू वी का दोनों के नीचे अलग अलग भाग देंगे, यानी v बटे यू वी प्लस u अपॉन यू वी बराबर 1/f। अब हम देख रहे हैं यहाँ से v से v कट जाएगा एक बार और यहाँ पे u से u कट जाएगा एक बार, तो क्या बचेगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही दर्पण का सूत्र है। अब हम देखते हैं दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। तो इसका जो फॉर्मूले है, फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बनती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई h, यानी m बराबर h डैश अपॉन h। यदि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v दे रखी हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस v बटे u होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विशेष ध्यान देना है कि यदि m का मान धनात्मक आए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। कैसा है, धनात्मक आए तो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यदि m का मान ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा और कैसा बनेगा, उल्टा। ध्यान रखना है, यदि न्यूमेरिकल में m का मान अगर धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। m का मान ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत की दूर ऊपर की, जैसे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाएंगी और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते समय। दर्पणों के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण अवसारी प्रकृति का होता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के काम में आता है। दूसरा, जो डॉक्टर हैं, जैसे दंत डॉक्टर होते हैं, डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, वो दांत के आंतरिक भाग को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टेबल लैंप जो होती हैं उनमें जो प्लेट होती है, जो फोकसन होता है प्रकाश का, वो उसमें जो प्लेट होती है वो अवतल दर्पण की बात काम करती है। सौर तापन युक्तियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण अपसारी प्रकृति का होता है, तो इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइट लगी रहती हैं, ज़्यादा प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा जगह में फैला सकें, इसीलिए अवतल दर्पण में का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। मोटर कार में जो साइड का शीशा लगा रहता है, साइड मिरर जो होता है ड्राइवर के
शीट के पास, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग दृष्टि दोष। एक और महत्वपूर्ण है, नोट इसको कर लेना, यदि उत्तल दर्पण से को वस्तु को 1/m गुना बड़ा करता है तो वस्तु की स्थिति UN-1 इंटू F होगी। यदि अवतल दर्पण वस्तु को m गुना बड़ा करता है तो वस्तु की दूरी U बराबर N+1 F/n होगी, जहाँ F जो है वस्तु की फोकस, दर्पण की फोकस दूरी है।